and partial wave analysis का second lecture, where we consider the scattering center as an attractive square well potential. इस फिगर को जरा आप गौर से देखें तो ये वन डायमेंशनल स्कैटरिंग प्रॉब्लम जो कि आप क्वांटम मैकेनिक्स 1 में किया हुआ है, ये बिल्कुल सेम एनालॉजी है that the y-axis is the potential axis and x-axis is the displacement. Origin के ऊपर एक negative potential का एक well मौजूद है, and you already know that the negative potential is considered as an attractive potential. और जो incoming particle या जो incident particle left से right की तरफ आ रहा है, उसकी एनर्जी 0 से कुछ ज्यादा है. तो इस सूरत में जब ये पार्टिकल इस स्कैटरिंग सेंटर से और इस अट्रैक्टिव पोटेंशियल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगा. और इस केस में हम उसी तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि हमने पार्शियल वेव एनालिसिस के केस में कंस्ट्रक्ट किया था, वहां पर इस नेगेटिव पोटेंशियल को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और टोटल क्रॉस सेक्शन क्या निकलता है. Okay, so the potential is given as follows, that this is the region where R is from 0 to A is the negative potential, and greater than R 0 के ऊपर potential नहीं है, यानी this potential is restricted to the region of from 0 to A, and keep in mind this is the negative potential. Just for the recall, what we did before in the partial wave analysis, we assume here that the potential to be spherical symmetric, और इस consideration पर हमने by considering the angular momentum Schrodinger equation को solve किया था, और उसके नतीजे में फिर हमारे पास ये scattering amplitude हासिल हुई थी. और this scattering amplitude depends on the orbital angular momentum and exponential iota delta L. Delta L is the phase shift in the scattered particle as compared to the incident particle sine delta L, and TL cos theta. TL cos theta, in fact, we call it the Legendre polynomial, और इसकी वैल्यू डिफरेंट L के लिए आप डिफरेंट लेंगे. और ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स 1 की, जो ग्रिफिथ की बुक है जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड की थी, वहां पे इसका एक जनरल रिलेशन आप देख सकते हैं. So we obtain the differential cross section by just taking square of the scattering amplitude, और यहाँ पर जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके नतीजे में जो टोटल क्रॉस सेक्शन आपको मिला था वो ये मिला था, 2 pi integral 0 to pi f of theta square sin theta and d theta. तो हमें अब क्या करना है, पिछले क्लास में भी हमने ये किया था कि हम अगर f थीटा निकालने में कामयाब हो जाते हैं फॉर स्पेसिफिक पोटेंशियल, तो फिर हम उसको यहाँ रखकर टोटल क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं. तो पिछले क्लास में तो हमने जो पोटेंशियल कंसीडर किया था वो डिराक डेल्टा फंक्शन का पोटेंशियल था, और इस केस में जो हम पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हैं एट द स्कैटरिंग सेंटर, वो हम एक नेगेटिव पोटेंशियल या अट्रैक्टिव पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हैं. तो उसकी मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे और फाइनल इक्वेशन हमारे पास इस तरह की आ जाती है. तो अगर हमें डेल्टा एल मालूम हो, जो कि हम डिफरेंट पोटेंशियल के लिए निकालते हैं, तो फिर कुछ स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन निकाल के आप उसकी जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ही यहाँ पर रख सकते हैं, तो उसके नतीजे में टोटल क्रॉस सेक्शन आ जाएगा. लेकिन एक बात जो हमने
पिछली क्लास में हमने कहा था कि हम इन द डेल्टा पोटेंशियल के लिए कि एनर्जी would be very small, so that such type of scattering generally we call it the S wave scattering. और उस S wave scattering में जो L की वैल्यू है वो 0 के बराबर होती है। तो जब 0 के बराबर होगा तो ये वाला फैक्टर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, स्पेसिफिकली फॉर द केस ऑफ low energy scattering. Only left with 4 pi over k square times sine square delta L. Okay, so now let's consider the scattering from attractive square well. Consider the case of low energy scattering again from a attractive square well, where V naught and A are constant. First, we solve the Schrodinger equations by using the following general wave function. ये वो wave function है जो हमने construct किया था अपने शुरू के लेक्चर में जब हम पार्शियल वेव एनालिसिस की बात कर रहे थे. So this is the radial wave function and this is spherical harmonics, depends on theta and phi, and where L and M has some specific meaning और different आप combination में ये spherical harmonics की value को लिख सकते हैं. और उसके बाद फिर हमने ये भी डिफाइन किया था पिछली क्लास में कि UR is equals to R रेडियल फंक्शन. और ये जो इक्वेशन लिखने की सिर्फ वजह ये है कि आपका जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये रिलेटिवली आसान हो जाता है as far as the solution of the Schrodinger equation is concerned. तो आप इस कंसिडरेशन पर Schrodinger इक्वेशन को as general for the case of partial wave analysis इस तरह से लिख सकते हैं. This is a kinetic energy term. ये आपका potential energy term है. In fact, ये भी potential energy term है. Depends on the orbital angular momentum. और partial wave analysis के केस में ये 0 हो जाएगा L. तो in fact ये जो पूरी term है ये हम यहाँ से खत्म कर देंगे और राइट साइड पे आपके पास टोटल एनर्जी टर्म. Subject to the boundary condition that R is equals to 0, then the function is going to be vanish. In the low energy limit, we may assume that Ka is very small. हमने ये भी देखा था कि because K is a function of energy, so the Ka जो है वो अगर बहुत कम होगा तो this is the condition of low energy scattering, जिसको हमने S wave scattering का नाम भी दिया था. तो इस कंडीशन के तहत we consider L is equals to 0. और ये जो M है ये तो हमने वैसे भी 0 किया हुआ है. इनफैक्ट पार्शियल वेव एनालिसिस के अंदर ये जो M है ये हमने वैसे ही 0 कर दिया था, because this M is contributed from the spin of the particle. तो पार्शियल वेव एनालिसिस में चूंकि स्पिन की कंसीडरेशन नहीं है तो ये M तो वैसे ही 0 है, बट फॉर द केस ऑफ लो एनर्जी स्कैटरिंग हम यहाँ पर L0 ले रहे हैं. तो जब ये 0 करेंगे तो ये जो इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन, इसमें ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी एंड दिस श्रोडिंगर इक्वेशन रिड्यूसेस टू दिस. और उसके बाद यहाँ से कोफिशिएंट भी हटाए हैं. इस पोटेंशियल की जगह पर मैंने नेगेटिव V नॉट रखा हुआ है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा. और इनफैक्ट यहाँ से भी साइन हटाया है. तो जस्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल हैव दिस इक्वेशन वी कॉल इक्वेशन नंबर 1, where the energy is equals to h cut square k square over 2m, defines k as usual, and k naught यानी ये जो k है इसको तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं. अब यहाँ पर जो फंक्शन u of r का एक और कोफिशिएंट है इसको भी हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन जाहिर है ये जो कांस्टेंट है ये k से मुख्तलिफ होगा.
so we call it the k naught square. इसको जब आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में इनकॉर्पोरेट करेंगे इस जगह पर, तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी। और इनफैक्ट ये k भी कांस्टेंट है, k नॉट भी कांस्टेंट है, तो इनको हम मिलाकर एक नए कांस्टेंट का नाम अगर दे दें k1 स्क्वायर, तो हमारी ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये रिलेटिवली आसान हो जाएगी। But keep in mind, this is a Schrodinger equation for the case of r is very, very smaller, in fact. So, for the case of r is greater than a, यानी स्कैटरिंग सेंटर से बहुत दूर अगर हम देखें तो वहां पर ये जो पोटेंशियल है ये जीरो होगा, यानी अट्रैक्टिव पोटेंशियल का इफेक्ट स्कैटरिंग सेंटर से दूर आप कंसीडर करेंगे तो वो नहीं होगा, so that we have v naught is equals to 0. Therefore, k naught is also be 0, and your another equation for the case of larger r is as follows. So let's recall equation number 3. दो इक्वेशन हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की हैं, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन है ये स्कैटरिंग सेंटर से जरा पहले है, और ये जो दूसरी इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हैं, ये स्कैटरिंग सेंटर के बाद है। So you can consider the scattering center or the attractive potential is just a boundary between the incident and scattered particles. Okay, so if you solve, अगर आप you know r is less than a वाली श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको ये मिलेगा, और r greater than a के साथ सॉल्व करेंगे तो you will have different amplitude but same wave function b sin kr. However, हमने जो स्कैटर्ड वेव फंक्शन को पार्शियल वेव एनालिसिस में पहले से देखा हुआ है कि ये एम्पलीट्यूड के साथ साइन का जो फंक्शन है उसमें एक फेज शिफ्ट भी आता है, and this phase shift is a unique function of the scattered particle as compared to the incident one. तो इस हवाले से हमें हमारी इक्वेशन नंबर 3 जो है इसमें इंसिडेंट पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है ये तो ठीक है, लेकिन जो स्कैटर्ड पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है इसमें हमें साइन के आर प्लस हमें डेल्टा एल करना होगा, बिकॉज स्कैटर्ड पार्टिकल हैज सम फेज शिफ्ट एज कंपेयर टू द इंसिडेंट पार्टिकल। और इस केस में चूंकि एस वेव स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, एंड वी हैव द के आर इन डेल्टा एल ओनली। ओके, सो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हम थोड़ा सा अगर रिफ्रेस करें, सो दिस इज मोर रियलिस्टिक बिकॉज a sin k1 r because the incident particle has a wave vector k1, and after the scattering particle has a wave vector k, और इसमें ये एक डेल्टा आएगा, दिस इज द फेज शिफ्ट। इनफैक्ट इसका जो साइन है प्लस और माइनस दोनों पॉसिबल हो सकता है, इस वक्त हम सिर्फ पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहे हैं। To make further progress, we must impose the correct boundary condition at r is equals to a. तो ये दोनों चूंकि आपस बाउंड्री पर इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन है, तो बाउंड्री के ऊपर जो हमारी क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो फंक्शन है बिफोर द बाउंड्री एंड आफ्टर द बाउंड्री मस्ट बी कंटिन्यूअस। एट द बाउंड्री r is equals to a. In fact, r is equals to a is an attractive potential. और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि इस वेव फंक्शन का जो डिफरेंशियल है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, वो भी बराबर होना चाहिए। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहली वाली बाउंड्री कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हमें एक इक्वेशन मिलेगी, दूसरी बाउंड्री कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे तो हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी।
जो कि इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 होगी. Now, dividing these two equations, we obtain the following equation. और यहाँ से एम्पलीट्यूड की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी ऑन बोथ साइड, और उसको आप सिंप्लीफाई करके इन टर्म्स ऑफ 10 k1r and 10 kr plus delta लिख सकते हैं. Now, using trigonometric relation, 10 kr plus delta को आप इस तरह से डीकपल कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप थोड़ा सा फिर यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड होगी. For low energy scattering, because Ka is very small, so that at the limit of Ka approaches to 0, 10 Ka is equals to Ka. ये small angle approximation का रिलेशन है. Similarly, sin के केस में भी ऐसा ही होता है. Cos के केस में ये जो small angle approximation है ये 1 के बराबर होता है. तो sin और cos का जो रिलेशन होगा 10, वहां पर भी आप ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर राइट साइड पर ये जो 10 Ka है, इसकी जगह पे मैं Ka लिख दूंगा, और इसी तरह से यहाँ पर जो 10 Ka है इसकी जगह पर भी Ka लिख दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये k स्क्वायर टाइम A हो जाएगा, और 10 K1A तो अपनी जगह वैसे ही रहेगा. Furthermore, for low energy scattering, k square A would be very small. तो अब ये k स्क्वायर A अगर बहुत ही कम होगा, तो इसके नतीजे में फिर आप इस पूरी इक्वेशन को यानी k1 plus k square A 10 K1A को अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर लिख सकते हैं. इनफैक्ट, और हम ये पहले ही कंसीडर कर चुके हैं कि दिस इज द लो एनर्जी स्कैटरिंग. सो लो एनर्जी मीन्स लो k वैल्यू, तो उसका जो स्क्वायर है ये और ज्यादा कम होगा, और ये जो A है दिस इज जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो पूरी टर्म है ये ऑलमोस्ट 1 से बहुत ही छोटी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसको इग्नोर कर रहा हूँ एज कंपेयर टू K1. तो ये जो नीचे है, ये जो इस पूरी टर्म की जगह पे मैं K1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. So we have 10 delta is equals to K 10 K1A minus K1 Ka divided by K1. The partial wave expansion of the scattering amplitude is given by, ये हम पहले देख चुके हैं. और for the case of low energy scattering और the S wave scattering, ये जो टर्म है ये वैसे ही हम यहाँ पर इग्नोर कर देंगे. तो for this condition we have a scattering amplitude approximately exponential power iota delta naught sine delta naught divided by K. और जब डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड. यहाँ पर आप इसका स्क्वायर कर देंगे, एंड कॉम्प्लेक्स टर्म है इसका स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, एंड साइन स्क्वायर डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाय K स्क्वायर. दिस इज अ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन. और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड, so we have a surface integral sine square delta naught divided by K square d omega, और d omega is a solid angle. ये सारी जो चीजें हैं ये कांस्टेंट हैं, इसको बाहर रख लिया जाएगा. जब आप सरफेस इंटीग्रल अप्लाई करेंगे सॉलिड एंगल के ऊपर, तो यू विल हैव आंसर 4 pi. So 4 pi time sine square delta naught divided by K square. Okay, for a small value of delta naught, sine delta naught जो है वो delta naught के बराबर होगा स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के तहत. तो आप
आपके पास जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो 4 पाई टाइम डेल्टा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर आ जाएगा. Now we already determine the 10 delta naught for the case of attractive potential is as given here. और यहाँ पर भी अगर आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे तो ये जो 10 डेल्टा नॉट है, इनफैक्ट डेल्टा लिखा हुआ है बट फॉर L is equals to 0 आप इसको डेल्टा नॉट लिख सकते हैं. So for the case of 10 delta naught के बराबर हो जाएगा, and you have this equations in fact. तो मैं इस डेल्टा की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन नंबर 8 में सब्स्टिट्यूट अगर कर दूं तो फिर मेरे पास टोटल क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, and this total cross section is for the case of attractive potential. इसको थोड़ा सा आप सिंपलीफाई कर लीजिए तो ये के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, and previously we defined k naught square plus k square is equals to k1 square. For the case of low energy scattering, because k is very small, तो यहाँ पर भी इसको आप इग्नोर कर दें, so k naught square जो है वो k1 square के बराबर हो जाएगा. और इसको अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करें तो you can write this sigma t is equals to 4 pi k naught square 10 k naught a minus k naught a whole square. और यहाँ पर अगर आप मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं a स्क्वायर से और डिवाइड भी कर दूं तो फिर आपके पास 4 pi a स्क्वायर आ जाएगा. Why I did so? Because मुझे पता है कि ये जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की जो डायमेंशन होती है वो क्रॉस सेक्शन एरिया की डायमेंशन के बराबर होती है. So in order to make the area of the cross section on the top, तो मुझे a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन मैं इसको a स्क्वायर से डिवाइड भी करूंगा तो इसके नतीजे में ये जो दो चीज बनेगी यानी a and k, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, बिकॉज k is a propagating constant, has a dimension of 1 over length, और ये जो a है this is the dimension of length, तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे. अगेन आपको पता है ये भी डायमेंशन लेस है, k not a ये भी डायमेंशन लेस है, so only we have a total dimension of the total cross section is 4 pi a square. This is the dimension of scattering cross section. लिहाजा इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरह लिखूं तो ये और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी. So sigma t is equals to 4 pi a square 10 k naught a minus k naught a divided by a k naught whole square. So this is our equation for the case of attractive potential. The above equation corresponds to the total scattering cross section of attractive square well potential. It can be seen that sigma t does not depend on energy of the incident particle, because the whole terms is independent of the incident particle. और ये हमने पहले भी देखा था कि in general जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है और इनफैक्ट टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो ओनली डिपेंड्स ऑन द स्कैटरिंग सेंटर क्रॉस सेक्शन इनफैक्ट, और यहाँ पर भी आपके सामने यही चीज मिल रही है. The sigma or the total cross section is proportional to the area 4 pi a square. Okay, so this is our result of this topic. अब यहाँ पे आपसे मेरी गुजारिश ये है कि इस टॉपिक में एक दो पॉइंट्स और रह गए, that is the scattering from the repulsive square wave. यानी अभी जो हमने इस लेक्चर में किया था अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल के बजाय अगर आप रिपल्सिव ले लें यानी पोटेंशियल को पॉजिटिव ले लें
और इसी तरह से आप स्कैटरिंग, क्रॉस सेक्शन और इनफैक्ट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और टोटल क्रॉस सेक्शन निकालें. And also scattering from the hard sphere, that is the infinite potential valve. आपने वन डायमेंशनल स्कैटरिंग में भी किया हुआ है, तो उसी रिजल्ट को आप पार्शियल वेव एनालिसिस में लेके आए, देखें कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पर क्या तब्दीली वाक़ई होती है. तो इससे पहले मैंने आपको एक और असाइनमेंट भी दिया हुआ है, बाउंड अप्रॉक्सीमेशन एंड इट्स वैलिडिटी, तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर लें. तो ये 3 टॉपिक हैं जो कि मैं चाहूँगा कि आप लोग कवर करें. तो आप लोग अगर कर लेते हैं तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं चाह रहा हूँ, बेसिकली हम क्वांटम फील्ड थ्योरी की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को भी देखना होगा, बिकॉज क्वांटम फील्ड थ्योरी स्पेसिफिकली I mean the deal with the relativistic quantum mechanics, क्योंकि अब तक हमने जो कुछ पढ़ा हुआ है, इनफैक्ट आप क्वांटम मैकेनिक्स 1 में या क्वांटम मैकेनिक्स 2 में या अभी हमने जो स्कैटरिंग थ्योरी जो की हुई है, इसमें हम श्रोडिंगर इक्वेशन बार-बार इस्तेमाल करते हैं. लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन स्पेसिफिकली फॉर द केस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, और इसमें फर्क सिर्फ ये है कि जब एनर्जी कम होती है, यानी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कम होती है, तो फिर जाहिर है हमारे पास जो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है उसके रिजल्ट्स काफ़ी मुनासिब होते हैं इफ़ यू कंपेयर विद एक्सपेरिमेंटल डाटा. लेकिन अगर आप ज़रा सी हाई एनर्जी पे चले जाएं, अब वो बॉर्डर लाइन एनर्जी क्या होती है और कहाँ पे हम ये रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा. लेकिन इस वक्त बस ये समझ लीजिए कि जब हम हाई एनर्जी पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, तो फिर ये जो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है, इसके जो रिजल्ट्स हैं ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच नहीं करते, और जाहिर है करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें किसी जगह पे आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था. तो इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सबसे पहले हमें रिवाइज करना होगा. इसको हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के की कंसिडरेशन में लेके आना होगा, और उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे. तो आइंदा से यानी नेक्स्ट वीक से हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स शुरू कर रहे हैं. इसके कुछ लेक्चर्स हैं, और उसके बाद फिर हम क्वांटम फील्ड थ्योरी की तरफ जाएंगे, जो कि जाहिर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का. तो उस लिहाज से अगर ये टॉपिक आप कर लेते हैं तो एक तो वक्त बच जाएगा, और दूसरा ये है कि ये आप इसको मार्क वर्क समझिए, यानी तीनों टॉपिक्स, 2 ये वाले और एक जो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन आपको मैंने पहले दिया हुआ है. तो ये 3 टॉपिक जो हैं ये आप लोग करें, और उसके बाद मुझे सबमिट कर दें नेक्स्ट वीक, एंड उसके कुछ मार्क्स भी रख लेंगे. आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं कि कितने मार्क्स होने चाहिए. तो इस लिहाज से हमारा ये जो स्कैटरिंग थ्योरी का जो टॉपिक है, ये आज हम इसको खत्म कर रहे हैं, एंड वी विल स्टार्ट आई मीन द relativistic quantum mechanics from the next week.